नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे दुनिया के सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। तो सिर्फ हमारे साथ बने रहिए 22 मिनट तक और आपके पास होगी देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में 20 साल से काम करने वाली नर्स की लाश घर के बाथरूम में मिली। घर का दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली के जगतपुरी थाने में लोगों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ मचाई। दरअसल जगतपुरी इलाके में पुलिसकर्मियों ने मामूली बात पर 2 लोगों की जमकर पिटाई की थी, जिसके विरोध में हंगामा शुरू हुआ। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर इलाके में एक स्पा जिम के कर्मचारी पर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। लड़की घर से कुछ सामान लेने के लिए बाहर निकली थी, तभी स्पा जिम के कर्मचारी ने लड़की को जिम के अंदर खींच लिया। लोगों ने आरोप लगाया कि स्पा जिम के अंदर सेक्स रैकेट चल रहा है। वहीं आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में NH24 पर ट्रैफिक पुलिस की करतूत को लेकर जमकर बवाल हुआ। ट्रैफिक पुलिस के 2 जवानों ने एक चलती बाइक को पीछे से खींच दिया, जिससे बाइक सवार धड़ाम से सड़क पर गिर गया। हंगामे की वजह से NH24 पर लंबा चौड़ा जाम लग गया। लोगों के हंगामे पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आरोपी ट्रैफिक पुलिस वाले फरार हैं। बाइक सवार को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के मुरादाबाद में गुस्साए लोगों ने पहले पुलिस वालों को पीटा, फिर पुलिस वालों ने लोगों को दौड़ा कर पीटा। ये सारा हंगामा उस समय खड़ा हुआ जब एक बुग्गी चालक को पुलिस वालों ने पीट कर अधमरा कर दिया। बुग्गी चालक अवैध खनन पर रेत ले जा रहा था। पुलिस वालों ने उससे पैसे मांगे तो उसने मना कर दिया, जिसके बाद पुलिस वालों ने उसकी पिटाई की। इसी बात पर भड़की भीड़ ने इन पुलिस वालों को पीटा और फिर पुलिस वालों ने भी अपनी वर्दी की ताकत दिखाई। यूपी के मुरादाबाद में एक महिला 2 बच्चों समेत गड्ढे में गिर गई। उन्हें बचाने के लिए एक युवक भी गड्ढे में कूद गया, लेकिन वो भी गड्ढे में समा गया। प्रशासन ने सभी को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन अभी तक किसी का पता तक नहीं चल पाया। दरअसल बारिश के चलते पानी भर जाने से सड़क धंस गई थी। प्रशासन के लापरवाह रवैये से लोगों में नाराजगी है। एमपी के जबलपुर में एक युवक की पिटाई की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। आरोप है कि ये युवक एक लड़की को कई दिनों से परेशान कर रहा था। यही नहीं, उस पर धन बदलकर जबरदस्ती शादी करने का दबाव भी बना रहा था। बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़की एक मोटरसाइकिल कंपनी के शोरूम में काम करती है। वहीं इस युवक से उसकी दोस्ती हुई थी। पीड़ित लड़की ने इस युवक के खिलाफ कैंट थाने में मामला दर्ज करवाया है। मामले का खुलासा होते ही मौके पर धर्म सेना के कार्यकर्ता भी जा पहुंचे। उन्होंने भी लड़की की तरफ से आरोपी लड़के को जमकर पीटा। हाथरस में खराब चिप और पेनड्राइव बेचकर एक दुकानदार से ठगी करने वाले 2 युवकों को लोगों ने जमकर पीटा। खंभे से बांधकर पीड़ित दुकानदार ने दोनों युवकों को बुरी तरह मारा। दिल्ली के अलीपुर इलाके में 8वीं की एक छात्रा को अगवा कर लिया गया। हालांकि बाद में कुछ लड़के उसे घर के पास ही छोड़कर भाग गए। आशंका है कि लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। लड़कों की पहचान हो गई है, लेकिन वो फरार है। मध्य प्रदेश के डबरा में एक 7 साल के मासूम के साथ उसी के मामा ने पहले बलात्कार किया, फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। बच्ची के मामा ने पत्थरों से कुचलकर मार डाला और शव को छिपा दिया। पुलिस ने आरोपी मामा को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बरेली में एक मंदबुद्धि नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है। रेप का आरोप लड़की के पड़ोसी पर लगा है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। यूपी के औरैया में दबंगों ने एक लड़की को जिंदा जलाने की कोशिश की। लड़की ने 4 लोगों पर उसे जलाने का आरोप लगाया है। गाजियाबाद में पुलिस ने 8 ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो अपनी गर्लफ्रेंड को विदेशों में सैर सपाटा कराने के लिए लूटपाट करते थे। पुलिस के मुताबिक ये लोग हत्या के साथ 3 करोड़ की लूट को भी अंजाम दे चुके हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक निजी स्कूल की प्रिंसिपल ने 7वीं क्लास के एक छात्र को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसका हाथ टूट गया। छात्र दहशत की वजह से स्कूल नहीं जा रहा है। घर वालों ने आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है। बीकानेर में 11 दलित बच्चों को पीटने के बाद निजी स्कूल की प्रिंसिपल ने 7वीं क्लास के एक छात्र को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसका हाथ टूट गया। छात्र दहशत की वजह से स्कूल नहीं जा रहा है। घर वालों ने आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है। बीकानेर में 11 दलित बच्चों को पीटने के बाद स्कूल से निकालने पर एबीवीपी ने प्रदर्शन किया। इन बच्चों का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने एक टीचर के मटके का पानी पिया था। मामले की तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ में जालसाजी के जरिए पुलिस चौकी को बेचने का मामला सामने आया है। नकली दस्तावेजों के आधार पर एक शख्स ने चौकी की जमीन बिल्डर को बेच दी। इतना ही नहीं, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वो कोर्ट से थाना खाली करवाने का नोटिस भी ले आया।
पुलिस की जांच में फर्जीवाड़ी का खुलासा हुआ। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में एक घर में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका होने से 8 लोगों की मौत हो गई। धमाके में 25 लोग घायल हो गए, जिसमें 14 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। डीएम ने खुद मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। इस फैक्ट्री का लाइसेंस कहीं दूसरी जगह के नाम पर बना है। केस की जांच एडीएम रैंक के अधिकारी को सौंपी गई है। यूपी के हाथरस में गुस्साई भीड़ ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने 2 वकीलों के दफ्तर में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। यह हंगामा एक संगीत समारोह के दौरान हुआ। समारोह में हंगामा होते देख मौके पर पहुंची पुलिस वालों ने जमकर लाठियां बरसाई। जवाब में हंगामा करने वालों ने भी पुलिस टीम पर पथराव किया। यूपी के बिजनौर में कबाड़ के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आने से लाखों का कबाड़ का सामान जलकर राख हो गया। कबाड़ के गोदाम में आग लगने की खबर पाकर दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से दमकल कर्मियों ने 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वडोदरा के सीहोर गांव में स्थानीय लोगों ने विश्वामित्री नदी के किनारे एक मगरमच्छ को मार डाला। दरअसल मगरमच्छ ने एक चरवाहे को शिकार बनाने की कोशिश की, जिसके चलते गुस्साए गांव वालों ने इसे पीट कर मार डाला। कानपुर में रेलवे पुलिस ने 218 कछुओं के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर इन कछुओं को कोलकाता लेकर आ रहा था। इन कछुओं की कीमत लाखों में बताई जा रही है। महाराष्ट्र के ठाणे क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक शख्स को देसी कट्टे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। एक दिन पहले ही इसने एक युवक की गोली मारकर हत्या की थी। नोएडा में एक शख्स ने बिजली विभाग के एक बाबू पर तेजाब फेंक दिया। ये शख्स बिजली कटौती और बिजली का ज्यादा बिल आने से भड़का हुआ था। नोएडा के सेक्टर 135 में टुडे होम ग्रुप में निवेश करने वाले निवेशकों ने जमकर प्रदर्शन किया। निवेशकों ने टुडे होम ग्रुप पर आरोप लगाया कि वादे के मुताबिक निवेशकों को उनके फ्लैट पर कब्जा नहीं मिला। ग्रेटर नोएडा में लोगों से पता पूछकर लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। ये लोग कई बार लिफ्ट देने के बहाने भी लूट लेते थे। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में मेट्रो साइट पर हुए हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, एक जख्मी हो गया। हादसा खुदाई के दौरान उस समय हुआ जब मिट्टी का टीला खिसककर इंटरनेट लाइन ठीक कर रहे 2 कर्मचारियों पर जा गिरा। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच तल्खी फिर से बढ़ने के आसार हैं। बीजेपी के मुताबिक शिवसेना के नए फॉर्मूले के तहत बीजेपी को पिछली बार से भी कम सीटें मिल रही हैं। कल देर रात मातोश्री में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत हुई। बैठक में नतीजा रही। फडणवीस ने बताया कि बीजेपी क्या चाहती है, इस बारे में उद्धव ठाकरे को बता दिया गया है। फैसला शिवसेना को करना है। शिवसेना से गठबंधन को लेकर आज महाराष्ट्र बीजेपी के नेता दिल्ली में नितिन गडकरी के घर पर सुबह 11 बजे बैठक करेंगे। आज शिवसेना ने भी अपने सभी नेताओं की बैठक बुलाई है। दरअसल शिवसेना ने फॉर्मूला के तहत बीजेपी को 126 सीटें और शिवसेना को 155 सीटें देने की बात कही। इसके अलावा गठबंधन में शामिल 3 छोटे दलों को भी सीटें देनी होंगी। 2009 में शिवसेना 169, बीजेपी 119 सीटों पर लड़ी थी। बीजेपी का कहना है कि शिवसेना के फॉर्मूले के तहत उसके पास सिर्फ 117 सीटें ही रह जाएंगी। वहीं आज दिल्ली में बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी। बैठक में महाराष्ट्र की 70 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार तय होंगे। बीजेपी नेता ओम माथुर ने बताया कि आज संसदीय बोर्ड की बैठक में उम्मीदवारों की लिस्ट रखी जाएगी। सूत्रों से खबर है कि बीजेपी ने 119 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं और कुल 288 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तैयार कर लिए गए हैं। सूत्रों से यह भी खबर है कि गठबंधन पर आदित्य ठाकरे को बातचीत के लिए भेजे जाने से बीजेपी के नेता नाराज हैं। बीजेपी की माने तो वरिष्ठ नेताओं के साथ सीटों पर बातचीत के लिए आदित्य को भेजना सही फैसला नहीं था। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के बीच में भी सीटों के बंटवारे को लेकर तनातनी जारी है। कांग्रेस एनसीपी के बीच गठबंधन रहेगा या नहीं, इसे लेकर आज तस्वीर साफ हो जाएगी। एनसीपी ने सीट बंटवारे पर कांग्रेस को 1 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि कांग्रेस की ओर से दिया गया 124 सीटों का ऑफर पार्टी को मंजूर नहीं है। प्रफुल्ल ने कहा कि हम गठबंधन बनाए रखना चाहते हैं, कई दिन से बातचीत चल रही है। अगर 24 घंटे में एनसीपी कांग्रेस के बीच बात नहीं बनी तो एनसीपी ने दूसरे विकल्पों पर विचार करने की बात कही है। कुल 288 सीटों में से एनसीपी 144 सीटों की मांग कर रही है। पिछली बार एनसीपी 114 और कांग्रेस 174 सीटों पर लड़ी थी। सूत्रों से खबर है कि एनसीपी ने साफ कह दिया है कि सीटों के समझौते को बातचीत दिल्ली नहीं बल्कि मुंबई में होगी। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी ने सीटों के बंटवारे पर फैसले में हो रही देरी के लिए टीम राहुल को जिम्मेदार बताया है। इससे पहले कांग्रेस ने भी एनसीपी को गठबंधन तोड़ने की धमकी दी। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने कहा कि एनसीपी जिद पर अड़ी रही तो कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने को मजबूर होगी।
माणिक राव ने गठबंधन खतरे में पड़ सकता है क्योंकि एनसीपी की ओर से कांग्रेस के प्रस्ताव पर अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस की मीटिंग में 174 सीटों पर चुनाव लड़ने का मंथन हुआ। हरियाणा में सभी सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है। कल बीजेपी ने बाकी बची 47 सीटों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। कल दिल्ली में अमित शाह की अध्यक्षता में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम तय किए गए। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज मौजूद थे। हरियाणा की 90 सीटों में से बीजेपी ने 15 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया, जबकि 22 पर युवाओं को मौका दिया गया। हरियाणा में 15 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं हरियाणा के लिए कांग्रेस की तैयारियां भी जोरों पर हैं। बैठक के बाद हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने बताया कि मोटे तौर पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा हुई है। तंवर के मुताबिक अभी कुछ सीटों पर दोबारा चर्चा होगी, इसके बाद एआईसीसी की ओर से अंतिम फैसला लिया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो ने कश्मीर पर विवादित बयान दिया है। कहा कि वो कश्मीर की 1 इंच जमीन भी भारत को नहीं देंगे। बिलावल ने कहा कि पूरे कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल कर लेंगे। बिलावल ने मुल्तान में पार्टी कार्यकर्ताओं की रैली में ये बात कही। इसके साथ ही बिलावल ने 2018 में होने वाला अगला आम चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया। बिलावल के इस बयान पर भारत ने पलटवार किया है। अकबरुद्दीन ने साफ किया कि भारत की एकता और अखंडता से समझौता नहीं हो सकता। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि भारत पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से मिटाने की ताकत रखता है, लेकिन भारत जंग नहीं चाहता। बिलावल के बारे में स्वामी ने कहा कि बिलावल के पास राजनीति का कोई तजुर्बा नहीं है, इसलिए बचकानी बातें कर रहे हैं। हथियारों से लैस करीब 200 आतंकवादी एलओसी के चारों तरफ भारतीय सीमा में घुसपैठ की ताक में हैं। घुसपैठिए कश्मीर में आई बाढ़ का फायदा उठाते हुए अपनी हरकत को अंजाम देने की कोशिश में है। सेना के मुताबिक हाल ही में आई बाढ़ के चलते 50% से ज्यादा कैंटोनमेंट एरिया जलमग्न हो गया है। पिछले 10 दिनों में घुसपैठ की कई कोशिशें हुई, लेकिन सुरक्षा बलों ने इसे नाकाम कर दिया। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा से सटे कुपवाड़ा जिले में सेना ने मुठभेड़ में 4 आतंकियों को मार गिराया। इसके बाद कश्मीर घाटी और जम्मू में नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। इस बीच खबर है कि आतंकी संगठन अलकायदा ने भारत में अपनी गुप्त ब्रांच खोल दी है। आपको बता दें कि अलकायदा प्रमुख अल जवाहिरी ने 15 दिन पहले ही ब्रांच खोलने का ऐलान किया था। असम के सीएम तरुण गोगोई के मुताबिक उल्फा और अलकायदा के गुप्त समझौते पर अलर्ट रहना होगा। लद्दाख में चीनी घुसपैठ का एक और ताजा मामला सामने आया है। इससे पहले चुमार में ही 35 सैनिक पहले ही घुसपैठ कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को खुली चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लव जिहाद, आप विधायकों को खरीदने की कोशिश, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल खड़े किए गए हैं। इसके साथ ही केजरीवाल ने चीनी घुसपैठ और पाकिस्तान की ओर से सीजफायर उल्लंघन के मसले पर भी पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने कपिल सिब्बल मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय कर दिए। पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल ने केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। आरोप पत्र में केजरीवाल के अलावा प्रशांत भूषण, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी छोड़कर गई शाजिया इल्मी का नाम शामिल है। कोर्ट के इस फैसले के बाद केजरीवाल समेत इन सभी के खिलाफ अब मानहानि का मुकदमा चलेगा। अरविंद केजरीवाल ने पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने वोडाफोन कंपनी को अपने वकील बेटे के जरिए फायदा पहुंचाया। सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल 3 साल तक वोडाफोन के वकील रहे हैं। अलका लांबा के लगाए गए आरोपों पर आज विनोद कुमार बिन्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। इससे पहले विनोद कुमार बिन्नी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके नाम से फेसबुक पर कई फर्जी प्रोफाइल बने हुए हैं, वो इनके खिलाफ शिकायत भी कर चुके हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता अलका लांबा ने बिन्नी समेत 30 लोगों के खिलाफ फेसबुक पर उनके खिलाफ दुष्प्रचार की शिकायत दर्ज कराई। दिल्ली में आप पार्टी की महिला कार्यकर्ता विधायक विनोद कुमार बिन्नी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगी। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह के एक बयान पर उन्हें कानूनी नोटिस भेज दिया है। नई दिल्ली के 12 तुगलक रोड बंगला खाली कराने को लेकर अजीत सिंह ने एक बयान में यशवंत सिन्हा का नाम लिया था। एक टीवी चैनल पर अजीत सिंह ने कहा था कि केंद्र सरकार उन्हें निशाना बना रही है, जबकि यशवंत सिन्हा जैसे नेता आज भी सरकारी घरों पर कब्जा जमाए हैं। अब यशवंत सिन्हा का कहना है कि उन्होंने 6 पुशक रोड पर मिले सरकारी घर को 26 जुलाई के ही दिन खाली कर दिया था। अजीत सिंह को नोटिस भेजकर उन्होंने 15 दिनों के अंदर बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा है। गरबे पर मुसलमानों को प्रवेश को लेकर प्रतिबंध की बात कहने वाली इंदौर की विधायक उषा ठाकुर ने एक और बयान दे दिया है। उषा ठाकुर ने कहा है कि इस्लाम में बुत परस्ती की मनाही है, इसीलिए अगर कोई सच्चा मुसलमान है तो उसे गरबे में नहीं जाना चाहिए।
उषा ठाकुर का कहना है कि वंदे मातरम के तीसरे पैराग्राफ में मां दुर्गा का नाम आने की वजह से मुस्लिम आधा वंदे मातरम ही गाते हैं। जब उन्हें मां दुर्गा का नाम लेना मंजूर नहीं है तो गरबे में उनका क्या काम। गुजरात के सूफी इमाम मेहदी हसन ने नवरात्रि उत्सव में मुसलमानों को एंट्री नहीं देने की बात का विरोध किया। सूफी इमाम मेहदी हसन ने नसीहत दी कि नवरात्रों के पर्व को राष्ट्रीय एकता के रूप में मनाया जाना चाहिए। वाराणसी विकास को लेकर अखिलेश यादव और मोदी सरकार आमने सामने आ गए हैं। मोदी ने जहां वाराणसी को क्योटो की तर्ज पर विकसित करने का ऐलान किया, वहीं अखिलेश यादव इसे सैंटियागो बनाना चाहते हैं। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने बिहार में बीजेपी की सरकार बनने पर दलितों के सभी मोहल्लों में रंगीन टीवी देने का ऐलान किया। नालंदा में आयोजित महादलित के कार्यक्रम में सुशील मोदी ने कहा कि टीवी चलाने के लिए लोगों को मुफ्त बिजली भी दी जाएगी। जम्मू कश्मीर तबाही के 2 हफ्ते बाद दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं। काकापोरा गांव में स्कूल, मकान, फैक्ट्री सब बर्बाद हो चुका है। काकापोरा इलाके में सरकारी दफ्तर के रिकॉर्ड पानी में बह गए हैं। वाराणसी में गंगा एक बार फिर से लोगों को डरा रही है। बीते 3 दिन से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा का पानी हर दिन 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। आमतौर पर बारिश के महीने के बाद सितंबर महीने में इस समय गंगा का जलस्तर घटने लगता है। घाटों की साफ सफाई शुरू हो जाती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर अब दिल्ली से। दिल्ली के 2 भाई अचिन और सार्थक नरूला टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में 7 करोड़ रुपए जीतने वाले पहले महाकरोड़पति बन गए हैं। दिल्ली के अचिन नरूला पिछले 10 साल से कौन बनेगा करोड़पति में आने की कोशिश कर रहे थे। जीती गई इस इनामी राशि से दिल्ली के नरूला भाई अपनी मां का इलाज कराना चाहते हैं। इसके अलावा ये महाकरोड़पति अपना बिका हुआ घर भी वापस खरीदना चाहते हैं। एयर इंडिया के कर्मचारियों का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो पार्टी और डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप है कि इस पार्टी की वजह से फ्लाइट 3 घंटे देर से उड़ान भर पाई थी। विमान को टेक ऑफ कराने का जिम्मा इन्हीं लोगों के पास था। पूरा मामला उस वक्त सामने आया जब ऑल इंडिया इंजीनियर्स एसोसिएशन ने एयर इंडिया के चेयरमैन को चिट्ठी लिखकर इसकी शिकायत की। बिहार में नक्सलियों के स्थापना दिवस के मद्देनजर संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सीआरपीएफ और एसएसबी के जवान इन इलाकों में मुस्तैदी से गश्त लगा रहे हैं। नक्सलियों का स्थापना दिवस आज से शुरू हो रहा है जो कि 27 सितंबर तक चलेगा। नक्सली हमले की आशंका को देखते हुए रेलवे ने 58 ट्रेनों को इन 7 दिनों के लिए रद्द कर दिया है। बिहार के सभी थानों को नक्सलियों की किसी भी हरकत से निपटने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। नक्सलियों के स्थापना दिवस से पहले जमुई में सीआरपीएफ ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान पुलिस को विस्फोटक, डेटोनेटर, कारतूस, बम बनाने का सामान, नक्सली साहित्य मिले। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मुकुल गोयल ने कहा कि बिजनौर में आतंकियों को पकड़ने के लिए खास अभियान चलाया जा रहा है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मुकुल गोयल ने मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में आतंकी गतिविधि की आशंका जताई है। यूपी के मैनपुरी में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने 4 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी। इस वारदात को आपसी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। यूपी के अमरोहा में एक केमिस्ट वेतन में इजाफे की मांग को लेकर फैक्ट्री की चिमनी पर चढ़ गया। दरअसल यहां काम करने वाले 400 केमिस्ट वेतन में इजाफे को लेकर कई दिन से आंदोलन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीएससी के छात्र ने प्रेम प्रसंग के चलते खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने वाले छात्र का नाम अनूप है। अनूप के दोस्त के मुताबिक वो कॉलेज में किसी लड़की को पसंद करता था। गाजियाबाद में एक लड़की की शादी के दिन ही दिल का दौरा पड़ने से उसके पिता की मौत हो गई। दरअसल शादी के दिन घर में घुसे चोरों ने शादी का सभी सामान चोरी कर लिया। मध्य प्रदेश के बैतूल में साईं मंदिर की तालाबंदी का मामला बड़ा होता जा रहा है। बैतूल के साईं भक्तों का कहना है कि वो साईं मंदिर की तालाबंदी का विरोध करेंगे और इसके लिए बड़ा आंदोलन करेंगे। राजस्थान के जयपुर में पुलिस ने जकार्ता से आई 36 महिलाओं के एक ग्रुप के पास से 2,20,000 के नकली नोट जब्त किए। महिलाओं का कहना है कि उन्हें मनी एक्सचेंजर से ये रकम मिली थी। गुजरात के भरूच में 80 साल की बुजुर्ग महिला पिछले 13 दिन से सड़क पर रहने को मजबूर है। महिला के घर वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया है। मकान मालिक ने भी कमरा खाली करा लिया। महिला की हालत देखकर समाज सुरक्षा महकमा मदद के लिए आगे आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि आईसिस के खिलाफ लड़ाई केवल अमेरिका की नहीं, दुनिया के कई देश इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं। ओबामा ने कहा कि हम आतंकियों के खिलाफ इराक या सीरिया में कार्रवाई करने में नहीं हिचकेंगे। इराक में अलग अलग 4 जगहों पर हुए कार बम धमाकों में 31 लोगों की मौत हो गई। इराक में हुए हमले में बताया जा रहा है कि आतंकी हमला आईसिस आतंकियों ने किया है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर एक संदिग्ध घुसपैठिए को देखा गया।
अमेरिकी गायक फेरेल विलियम्स के गीत हैप्पी पर थिरकने के लिए 6 ईरानी युवाओं को 91 कोड़े और 1 साल की जेल की सजा हुई है। ईरान में महिला और पुरुषों का एक साथ डांस करना और महिलाओं का बिना स्कार्फ के लोगों के सामने आना इस्लामी कानून का उल्लंघन माना जाता है। सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार कारा ब्लैक ने टोक्यो ओपन खिताब पर कब्जा कर लिया है। फाइनल में सानिया ब्लैक ने स्पेन की गार्बिने मुगुरुजा और कार्ला नवारो की जोड़ी को 6-2, 7-5 से मात दे दी। अब सानिया मिर्जा सीधे इंचियोन पहुंचेंगी, जहां 17वें एशियन गेम्स में उन पर भारतीय उम्मीदें टिकी हैं। चैंपियंस लीग के कल के दूसरे मुकाबले में पंजाब ने बारबाडोस ट्राइडेंट्स को 4 विकेट से हरा दिया। 175 के टारगेट के जवाब में मिलर ने शानदार बल्लेबाजी की। इससे पहले कल के पहले मुकाबले में पर्थ स्कॉचर्स ने डॉल्फिन्स को 6 विकेट से हरा दिया। एशियन गेम्स के तीसरे दिन भारत ने अपनी झोली में एक और मेडल डाल लिया है। 10 मीटर एयर पिस्टल में जीतू राय, समरेश जंग और प्रकाश नंजापा की टीम ने कांस्य पदक जीता। इससे पहले कल 50 मीटर पिस्टल इवेंट में गोल्ड जीतने पर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जीतू रॉय को बतौर इनाम 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया। इचियोन में चल रहे एशियन गेम्स में आज तीसरे दिन भारतीय महिला बैडमिंटन टीम सिल्वर मेडल पक्का करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। कल थाईलैंड को हराकर साइना सिंधु की टीम ने एशियन गेम्स में 28 सालों से पदक नहीं जीत पाने के सिलसिले को खत्म किया। एशियन गेम्स में भारत के लिए पहला मेडल जीतने वाली श्वेता चौधरी के पास अपनी नियमित पिस्टल नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें ब्रॉन्ज से ही संतोष करना पड़ा। दरअसल अधिकारियों ने श्वेता की पिस्टल का गलत नंबर भेजा था, जिसके कारण 3 दिन से वो पिस्टल कोरिया के सीमा शुल्क अधिकारियों के पास जमा थी। डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा के 7वें सीजन की ट्रॉफी पर आशीष शर्मा ने कब्जा जमा लिया। कलर्स टीवी का चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस आज टेलीविजन पर दस्तक दे रहा है। अभिनेत्री रेखा अपनी फिल्म सुपर नानी के साथ 24 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने जा रही है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसे इंद्र कुमार और अशोक ठकेरिया ने प्रोड्यूस किया है। शाहरुख खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर का नया गाना रिलीज हुआ। जैकलीन फर्नांडीज को लेकर खबर है कि उनकी पहली हॉलीवुड फिल्म एक सस्पेंस थ्रिलर होगी। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर करण जौहर ने शुक्रवार को वेरोमोडा का नया कलेक्शन लॉन्च किया। इस कलेक्शन को करण जौहर ने डिजाइन किया था, जिसको माकी नाम दिया गया था। और इसी के साथ न्यूज 222 में फिलहाल इतना ही, और अब उन खबरों पर डालते हैं नजर जो आज बनी रह सकती हैं सुर्खियां।